ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोकैटायन और साथ में देखेंगे गेटरमैन। गेटरमैन पे दो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है गेटरमैन कॉच और गेटरमैन, तो उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है कि सिलेक्शन में उसको दिक्कत होती है, डर लगता है, तो वो क्या है, बिल्कुल निश्चिंत होके मुझसे कांटेक्ट करें और जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो मेरे पास आने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत बिल्कुल सॉफ्टली सिलेक्शन हो जाएगा और एक साल की तैयारी में बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम देखेंगे आज रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोकैटायन। तो साइक्लिक कार्बोकैटायन में कैसे रीअरेंजमेंट होता है उसको सीखते हैं। अगर देखें रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकैटायन, हमारे पास ये कोई कार्बोकैटायन है, इसको हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब मोर स्टेबल करना है। तो देखिए कोई भी कार्बोकैटायन अगर कहीं भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा तो वो पहले अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल करता है और मोर स्टेबल करने के बाद आगे फर्दर प्रोसेस होगा रिएक्शन का, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कार्बन कैटायन रीअरेंजमेंट तब होगा जब क्या हो जाए, जब वो रीअरेंज करने से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बने वो पहले से क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल, तभी रीअरेंजमेंट होता है। और दूसरी बात ये आपको मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में कि जो रीअरेंजमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, वो हमेशा एडजेक्सेंट कार्बन पे होता है, 1 2 या अल्फा बीटा के बीच में। हाँ, स्टेप बाय स्टेप कितनी बार भी हो सकता है, मगर होगा 1 से 2 पे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें जिस कार्बन पे ये प्लस है, जो कार्बोकैटायन है वो इस समय 1 डिग्री है। अगर इस कार्बन को मैं पास वाले कार्बन पे ले जाऊं, प्लस को मैं इस कार्बन पे ले आऊं, शिफ्ट करा दूं, तो ये कैसा है, ये कार्बन 3 डिग्री है। देखिए 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो जाएगा किससे, 1 डिग्री से। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उल्टा हो जाता है, फिर उस केस में 1 डिग्री ज़्यादा स्टोर हो जाता है 3 डिग्री से। मगर फिलहाल यहाँ पे कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, सब डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन है ये सब। तो ये प्लस आई दिखाएंगे, तो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर इस कार्बन को मैं इस पे ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो देखें, तो यहाँ से क्या होगा, इस कार्बन पे क्या है, ये एक कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन ये है, एक कार्बन चेन है, और एक क्या लगा होगा, H, क्योंकि इसकी बैलेंसी 4 करने के लिए। तो यहाँ से मैं H प्लस को इधर शिफ्ट करा दूं तो H माइनस निकल के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस कहाँ जाएगा यहाँ, तो ये कार्बोकैटायन किस पे पहुंच जाएगा, इस 3 डिग्री पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, H माइनस शिफ्ट हो गया 1 2 के बीच में, तो यहाँ से H प्लस निकल के इस पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा CH3, और प्लस आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से H माइनस निकल के इस पे, देखिए जब ये CH बॉन्ड टूटेगा तो H माइनस और ये प्लस, और माइनस इस पे जाके कंबाइन हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये रह जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जो कार्बन कैटायन है वो 3 डिग्री हो गया, और ये इससे ज़्यादा मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है तो ये होगा। मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें अगर हम स्टेबिलिटी चेक करें तो डिग्री से चेक नहीं करेंगे। चेक कैसे करेंगे, पहले देखेंगे इफेक्ट। तो इफेक्ट में क्या है, मिजोमेरिक इफेक्ट। मिजोमेरिक इफेक्ट तो इसमें है नहीं, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो ये जिस कार्बन पे प्लस है वो हो गया ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे केवल एक H है, तो इसके पास कितने अल्फा H हैं, 1। अगर इस कार्बन कैटायन की बात करें तो इस कार्बन पे देखिए, इधर देखें तो फर्स्ट कार्बन अल्फा, इस साइड में फर्स्ट कार्बन अल्फा, और ये भी अल्फा, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। इस पे कितने H हैं, 2, इस पे भी कितने H हैं, 2, और इस पे कितने H हैं, 3। तो 2 2 4 और 3, 7 अल्फा H हैं। तो इस कार्बोकैटायन पे 7 अल्फा H हैं, और उस पे कितना है, 1 अल्फा H है। तो इस केस में प्लस ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा प्लस उतना स्टेबल कार्बोकैटायन। देखिए जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करते हैं हम एस करेक्टर तो दोनों का सेम है। फिर चेक करते हैं इफेक्ट में क्या देखेंगे, पहले मिजोमेरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में इंडक्टिव। और इसमें भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि जो प्लस वाले इफेक्ट हैं वो क्या करेंगे, प्लस वाले प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं और माइनस वाले माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो प्लस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कार्बन कैटायन की, और माइनस वाले घटाएंगे। तो यहाँ पे मिजोमेरिक तो है नहीं, क्योंकि कहीं भी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो जब मिजोमेरिक नहीं चल रहा तो अब सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चेक किया जाता है, नंबर ऑफ अल्फा H। इसमें 1 अल्फा H था, इसमें 7 अल्फा H थे, तो इसमें ज़्यादा अल्फा H हैं। तो जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी, उतना ही क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। चलिए, तो इसका रीअरेंज होकर ये बन गया, और ये मोर स्टेबल है तो ये बनेगा। मगर इससे भी ज़्यादा स्टेबल एक कार्बोकैटायन इसमें बन सकता है। कैसे,
ध्यान रखिए ये जो साइकिल है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये कैसी है, 5 मेंबर रिंग है। और 5 मेंबर रिंग अगर हम बात करें साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन में सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होती है साइक्लोहेक्सेन। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एंगल स्ट्रेन है वो जीरो होता है, वहां पे एंगल स्ट्रेन सबसे मिनिमाइज होता है, कितना होता है, जीरो। इसमें क्या होगा, साइक्लोपेंटेन भी एग्जिस्ट करती है, मगर क्या है, इसमें इससे भी ज्यादा स्टेबल होती है कौन, साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान रखें, अगर साइक्लिक कंपाउंड के जस्ट अगले कार्बन पे, जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके जस्ट अगले कार्बन पे अगर प्लस है तो रिंग एक्सपेंड हो सकती है। अब कब होगी कब नहीं होगी, अगर रिंग क्या है, 6 मेंबर से कम है, तो जैसे 5 मेंबर है तो एक्सपेंड होकर 6 मेंबर हो जाएगी, 4 मेंबर है तो एक्सपेंड होकर 5 मेंबर हो जाएगी, 3 मेंबर है तो 3 मेंबर से एक्सपेंड होकर 4 मेंबर हो जाएगी। तो रिंग क्या होगी, अगर रिंग क्या है 6 मेंबर से कम है तो वह एक्सपेंड होकर क्या हो जाएगी, अपने आप को मोर स्टेबल कर लेगी। फिलहाल ये 5 मेंबर रिंग है और 5 से ज्यादा स्टेबल कौन होगी, 6, और 6 मेंबर रिंग 5 से ज्यादा स्टेबल होगी तो ये रिंग को क्या करेगा, एक्सपेंड कर लेगा। और रिंग जैसी एक्सपेंड होगी तो एंगल स्ट्रेन एकदम से खत्म हो जाएगी, तो वो कार्बन कैटायन इससे ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इसमें इस कार्बोकैटायन में अल्फा एच भले ही 7 है, मगर ये जो रिंग है ये 5 मेंबर रिंग है, जिससे एंगल स्ट्रेन इसको क्या कर रही होगी, थोड़ा सा अनस्टेबल कर रही होगी। तो इसको तो ध्यान दीजिए, तो रिंग कब एक्सपेंड होगी, रिंग एक्सपेंड तब होगी जब कार्बन रिसाइकिल से जस्ट अगले कार्बन पे प्लस हो, पहली कंडीशन। दूसरी, और ये 6 मेंबर से छोटी रिंग हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, कहीं कहीं 7 भी हो जाती है, बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, तो इसमें रिंग से जस्ट अगले कार्बन पे प्लस और ये 5 मेंबर रिंग है तो ये एक्सपेंड हो जाएगी, और एक्सपेंड होगी तो देखिए कैसे होगी, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा जी, ध्यान दीजिए, इस कार्बन पे से अभी मैंने क्या निकाला था, H माइनस निकाल के इस पे पहुंचा दिया था तो प्लस यहाँ गया था और ये बन गया था। अब मैं इस पे से H माइनस निकालने की बजाय कार्बन माइनस निकालूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, ठीक है। कैसे, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा इधर तो यहाँ निकलेगा C माइनस और ये बनेगा C प्लस, इस C माइनस को इस पर शिफ्ट कराऊंगा, तो यहां से बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ना कि कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर आएगा माइनस, C माइनस, और ये आएगा C प्लस, ये C माइनस उसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग, और प्लस आ जाएगा इस पे, ठीक है। ये कार्बन भी रिंग में आ जाएगा और ये प्लस कहां पहुंच जाएगा, इस पे, तो ये हो जाएगी 6 मेंबर रिंग। तो क्या प्रोसेस हो रहा होगा, एक ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा, तो ये कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट। कैसी ट्रांजिशन स्टेट है, साइक्लिक, और कितने मेंबर बन रही है, 3 मेंबर। तो यहाँ क्या है, और ये एक साइकिल, ये एक साइकिल, ये तो बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा, तो बाईसाइक्लो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग में होगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्मिंग में होगा, तो ये बॉन्ड टूटता जाएगा, ये बॉन्ड बनता जाएगा, और फाइनली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये CH2 यूनिट भी क्या हो जाएगी, इस कार्बन चेन में काउंट हो जाएगी। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगी और ये बीच का बॉन्ड टूट चुका होगा। जैसे ये टूटेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और ये माइनस इस पे जाकर कंबाइन होएगा, माइनस प्लस जुड़ जाएंगे तो यहाँ प्लस रह जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग। अब ये क्या है, भले ही ये क्या, देखिए ये 2 डिग्री कार्बन कैटायन है, वहां कैसा आ गया था 3 डिग्री, ये कैसा था 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन कैटायन था, 3 डिग्री या 2 डिग्री। इस पे अल्फा एच कितने थे, 1, इस पे अल्फा एच कितने हैं, 7, और इस पे अल्फा एच कितना आएंगे, जिस कार्बन पे प्लस है इसके इधर अल्फा, इसके इधर अल्फा, 2 अल्फा एच इस पे, 2 इस पे, तो यहाँ कितने हैं, 4 अल्फा एच, तो यहाँ 4 अल्फा एच है, यहाँ 7 अल्फा एच है, और यहाँ कितने अल्फा एच है, 1। तो मोर स्टेबल ये होना चाहिए, मगर इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि इसमें रिंग एक्सपेंड हो गई, और 5 मेंबर रिंग से कहीं ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग, तो ये कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रिंग एक्सपेंशन हो गया, भले ही नंबर ऑफ अल्फा एच कम हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो बाद का वीक इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते, पहले क्या डालेंगे, रिंग एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, किससे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, ये बना होगा माइनस, ये बना होगा प्लस, ये माइनस इस प्लस पे कंबाइन होकर क्या बना देगा, एक बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, प्लस इस पर आ जाएगा, तो इस क्या हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग। तो यही ट्रिक है इसकी। तो आप क्या होगा, एक कार्बन बॉन्ड तोड़ दीजिए, जिस कार्बन पे प्लस है उससे अगले कार्बन पे से एक कार्बन बॉन्ड तोड़िए, इधर माइनस उधर प्लस, और ये माइनस इस पर जाके क्या हो जाएगा, कंबाइन, और 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। चलिए यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, ये कैसा है, फिलहाल 1 डिग्री। अगर इस कार्बन कैटायन को यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो शायद ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लाने का तरीका क्या है, इस पे से एक H प्लस निकालिए। सबसे पहले माइग्रेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, H माइनस की। तो H, इस कार्बन पे H है, और H क्या करेंगे, यहाँ से H माइनस इधर, और ये प्लस आ जाएगा इधर। तो इसमें H माइनस हमने क्या कर दिया, 1 2 शिफ्ट कर दिया, तो कार्बन कैटायन इस पर आ गया। और जैसे इस पाया तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन कैटायन, वहाँ 1 डिग्री था। या कह लो यहाँ पे अल्फा H कितने थे, 2, और यहाँ पे अल्फा H कितने हो जाएंगे, देखिए
3 अल्फा एच इधर है और एक अल्फा का एच यहाँ होगा तो 4 अल्फा एच हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, तो इसका मतलब ये होगा, ये प्रोसेस होगा। मगर अभी ये रुकेगा नहीं, इस कार्बन कैटायन को अभी और आगे पहुंचा दूं, अगर इसको यहां पहुंचा दूं तो ये क्या हो जाएगा 3 मेंबरिंग। तो ये 1 डिग्री था, इससे आया 2 डिग्री पे, यहां पहुंच जाएगा तो कैसा हो जाएगा 3 डिग्री पे। देखिए तो यहां से एक H निकाल के इस पे पहुंचा दूं, यहां से एक H माइनस निकाल के इस पे, तो प्लस आ जाएगा इस पे, तो ये फॉर्म हो जाएगी। ये प्लस कहाँ जाएगा, ये प्लस इस पे नहीं है, यहाँ है, यहाँ इस साइकिल पे देखिए CH3 CH2 और ये क्या होगा इस पे प्लस, ये प्लस यहाँ है। तो ये कैसा, इस पे था 1 डिग्री, फिर हो गया 2 डिग्री, फिर हो गया 3, इस साइकिल इस रिंग पे आ गया 3 डिग्री। तो इससे ज़्यादा स्टेबल, ये इससे ज़्यादा स्टेबल, तो ये प्रोसेस होंगे। जब जितना ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बन कैटायन बनता जाएगा तो रीअरेंजमेंट होता रहेगा। मगर इसमें एक तो तरीका ये है कि यहाँ से H निकाल के इस पे पहुंचा दो और ये प्लस इस 3 डिग्री इस पे आ जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा 3 डिग्री। मगर एक तरीका ये भी तो है, देखिए रिंग से जस्ट अगले कार्बन पे प्लस आ गया, रिंग से जस्ट अगले कार्बन पे प्लस आ गया, तो अब ये रिंग क्या हो जाएगी यहाँ एक्सपेंड। यहाँ नहीं हो सकती थी, देखिए साइकिल से जस्ट अगले कार्बन पे प्लस नहीं था, तो यहाँ साइकिल से जस्ट अगले कार्बन पे प्लस है, तो यहाँ से एक तो तरीका था कि H शिफ्ट करा के ये प्लस यहाँ ले आए। एक तरीका ये है कि यहाँ से रिंग एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे एक्सपेंड करेंगे, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़िए, चाहे इस वाले को तोड़िए, कोई से को एक को तोड़िए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, और ये माइनस इस प्लस पे जाकर जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन रिंग में चला जाएगा। कितने मेंबर रिंग हो जाएगी 5, और ये प्लस यहाँ गया होगा, तो देखिए 5 मेंबर रिंग बन गई। अच्छा इस पे आ जाएगा ना प्लस, इस कार्बन पे प्लस आएगा, इससे अगला कार्बन जिस कार्बन पे प्लस है उससे अगले कार्बन पे क्या होगी CH3 लगेगी, तो जिस कार्बन पे प्लस होगा उससे अगले कार्बन पे क्या लगेगी CH3। तो रिंग एक्सपेंड हो गई। अब सुनिए, रिंग एक्सपेंड हो गई, 4 मेंबर से 5 मेंबर हो गई। अभी क्या है, अब इस कार्बन पे ये प्लस है, इस कार्बन पे ये प्लस है, कैसा है 2 डिग्री। अगर ये कार्बन भी यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री। तो एक बार रीअरेंजमेंट और करा दो। अब इस पे से क्या करेंगे, एक H निकाल के, इसका जो H लगा इस कार्बन पे वो H कहां पहुंचा देंगे, वो H पहुंचा देंगे यहां, और प्लस आ जाएगा इस पे। तो अब ये क्या हो गया, और भी 3 डिग्री हो गया। तो रिंग भी एक्सपेंड हो गई 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंड होकर 2 डिग्री, और 2 डिग्री फिर दोबारा से रीअरेंजमेंट हो गया, कितना हो गया 3 डिग्री, यानी कि फिर एक H शिफ्ट हो गया। तो बार बार होता रहेगा जब तक ये मोर स्टेबल होता जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। रिंग भी एक्सपेंड हो गई, इसमें 4 से 5 हो गई, और साथ में क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी हो गया। क्लियर, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर, अगर मोर स्टेबल कार्बन कैटायन बनाना होगा तो कहां कहां जाकर रुकेगा, ये वाला सबसे मोर स्टेबल कार्बन कैटायन होगा। चलिए यहां देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ये कार्बोकैटायन है और साइकिल से जस्ट अगले पे कार्बन कैटायन है। एक तरीका तो ये है कि आप यहां से H निकाल के इस पे पहुंचा दो और प्लस आ जाएगा यहां, एक तो सिचुएशन ये बन जाएगी। मगर ये क्या होगा, ये सिचुएशन होगी कि नहीं होगी, होगी तो, क्योंकि देखिए जिस कार्बन पे प्लस आ गया उससे जस्ट अगले पे क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो तुरंत लोन पेयर डोनेट करके, यानी कि बैक बॉन्डिंग करके, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तुरंत अपना लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा और ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है किससे, लास्ट फर्स्ट से। तो इस लास्ट वन से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये रीअरेंजमेंट तो ये होगा। मगर इसमें रिंग एक्सपेंड नहीं हुई, इससे भी अच्छा हो सकता है कि रिंग एक्सपेंड कर लो। इसमें मैंने रिंग नहीं एक्सपेंड करी, H सिर्फ यहाँ पहुंचा दिया और प्लस यहाँ आ गया, और यहाँ प्लस आते ही हमें लग रहा है कि ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। नहीं, ये OH क्या करेगा, माइनस आई बाद में दिखाएगा, प्लस प्लस M, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। कभी आप सोच लो कि वो तो क्या दिखाएगा, माइनस आई, और माइनस तो प्लस को क्या कर देगा, अनस्टेबल, और प्लस जितना माइनस के पास पहुंचेगा उतना लेस स्टेबल। मगर प्लस इंडक्टिव से पहले मीजोमेरिक चेक करना है। तो जैसी जिस कार्बन पे प्लस आता है उसके बराबर वाले पे एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बन कैटायन होता है, क्योंकि तुरंत बैक बॉन्डिंग से इसका ऑक्टेट क्या कर देता है, कंप्लीट। चलिए क्या, तो इसका मतलब ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। मगर इससे भी बेटर है, देखिए क्या, आप क्या करें, रिंग एक्सपेंड कर दें, क्योंकि 4 मेंबर रिंग है और साइक्लिक कंपाउंड से जस्ट अगले कार्बन पे क्या है, प्लस है। तो अब बात दिक्कत ये आती है कि इधर से रिंग एक्सपेंड करूं कि उधर से। इधर से करूंगा तो C माइनस निकलेगा, इधर से करूंगा तो O माइनस निकलेगा। तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से करके देख लो। वैसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, O माइनस ज्यादा रखना पसंद करता है कि C माइनस। अगर मैं इधर से तोड़ूंगा तो O माइनस बनेगा और ये C प्लस, इधर से तोड़ूंगा तो C माइनस। तो O माइनस ज्यादा स्टेबल होता है कि C माइनस, ये बताओ। O माइनस में O और C सेम पीरियड के एलिमेंट है, और सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो ज्यादा। तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा होती है, इसलिए क्या है, O माइनस जल्दी निकल कर भाग जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए खैर। तो दो तरीके हैं इसमें, या तो आप इधर से तोड़ के इसको C माइनस बनाओ और C प्लस, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इधर C माइनस उधर C प्लस, और ये माइनस अब क्या होगा,
यहां से ये बॉन्ड टूट गया, इधर माइनस इधर प्लस, और ये माइनस इस प्लस पे आके कंबाइन हो जाएगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये इस पे हो जाएगा, तो 5 मेंबर रिंग, ये वाला कार्बन भी अब साइकिल में चला गया, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, और O से जस्ट अगले कार्बन पे ये प्लस आया होगा, तो ये 5 मेंबर रिंग हो जाएगी, और O से जस्ट अगले कार्बन पे प्लस होगा, और ये प्लस भी मोर स्टेबल होगा कार्बन कैटायन। क्यों? एक तो रिंग एक्सपेंड हो गई पहली बात, और दूसरी जिस कार्बन पे प्लस हो उससे अगले एटम पे लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करके तुरंत बैक बॉन्डिंग कर देगा, मतलब इससे पाई बॉन्ड बना देगा, क्योंकि प्लस का मतलब है कार्बोकैटायन का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये अपना लोन पेयर तुरंत इसको वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा, या लोन पेयर इस प्लस चार्ज को डोनेट करके पाई बॉन्ड बना देगा, जिससे ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये बन गया। मगर आप इस साइड से तोड़ो, अगर इसको O माइनस बनाओ तो वो प्लस, अब ये O माइनस इस C प्लस के साथ जुड़ जाएगा। देखिए इधर से तोड़ दीजिए, इसको माइनस इसको प्लस, और ये माइनस इस पर कंबाइन हो जाएगा, तो क्या होगा, O और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। O जिस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा उससे अगले कार्बन पे आ जाएगा प्लस, तो देखिए O जिस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा उससे अगले पे प्लस आ गया प्लस। अब ये कार्बन कैटायन उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन कैटायन के पास वाले एटम पे लोन पेयर नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको रीअरेंज कर लो। ये प्लस यहां से यहां आ सकता, नहीं आ सकता, रीअरेंज होकर बिल्कुल यहां से एक H हटा के यहां पहुंचा दो, तो ये प्लस यहां आ जाएगा, और यहां से H देखिए, इससे ये बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि रिंग एक्सपेंड हो गई। इससे ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि यहां पे जैसी इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये इस कार्बन से जस्ट अगले एटम पे क्या है, लोन पर, जो क्या दिखा देगा, प्लस M, और प्लस वाले प्लस को क्या कर देंगे, मोर स्टेबल, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फाइनली क्या होगा, ये अपना लोन पर डॉट करके पाई बॉन्ड बना देगा। देखिए इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इस पे प्लस, तो ऑक्टेट क्या हो जाता है इनका, मतलब ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये लोन पर डोनेट करेगा तो इधर माइनस और इधर प्लस, ये माइनस प्लस न्यूट्रल होके ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाता है। तो मोर स्टेबल की बात करें तो मोर स्टेबल फॉर्म ये है, ये भी यही है, वो भी यही है, एक ही बात है। तो आप चाहे इधर से बॉन्ड तोड़ दो, चाहे इधर से तोड़ दो, मतलब फाइनली ये कार्बन कैटायन बनेगा। ये भी बन सकता है, मगर इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि इसमें 4 मेंबर रिंग में वो चीज हो रही है, और इसमें 5 मेंबर रिंग में हो रही है, तो रिंग यहाँ एक्सपेंड हो गई, तो रिंग एंगल स्ट्रेन इसमें कम हो जाएगी, तो यहाँ साइक्लिक कंपाउंड है वो उससे ज्यादा स्टेबल है, और कार्बन कैटायन तो जैसा इसमें स्टेबल है वैसा इसमें है। ठीक है, इसमें अगर हम C के थ्रू भी तोड़ सकते हैं, O के थ्रू भी, मगर बेस्ट कौन सा होगा, O के थ्रू आप तोड़ें। O के थ्रू तोड़ते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाता है, मगर C के थ्रू तोड़ेंगे तो स्टेप कम है। तो फाइनली ये है, समझ लीजिए कि बस ये कार्बोकैटायन बनेगा, वो चाहे इस प्रोसेस से बना लो और चाहे इससे, दोनों सेम ही आ रही हैं। अगर हमें चॉइस करनी होती कोई सी एक की, तो आप कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, CO बॉन्ड तोड़ोगे या CC, तो जोन सा बॉन्ड वीक होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा मुझे नहीं पता, मैंने बॉन्ड एनर्जी बता रखी है आपको, वहां चेक करिए। अब देखिए इस कैटायन को देखिए, ये कार्बोकैटायन तो नहीं है, O पे प्लस है, ठीक। O पे क्या होगा, जब O पे प्लस आ गया तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए कैसे, O पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर और एक, ये 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड, तो इसमें क्या हो गया, एक प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब क्या है, इस पे लोन पेयर एक कम हो चुका है, इसका ऑक्टेट कितना, अगर मान लीजिए ऐसे मानिए कि 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड कितने होने चाहिए, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होने चाहिए। प्लस का मतलब या तो एक लोन पेयर कम हो गया होगा या एक बॉन्ड कम हो गया होगा, ठीक है। तो इस पर एक बैलेंस ही कम है, तो इस पर प्लस आ गया। तो इस केस में क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करेंगे तो 2 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड है 3 का मतलब 6। चलिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये स्टेप, ये अपने आप को क्या करेगा, इस चार्ज को घुमाएगा, इधर उधर घुमाएगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उतना स्टेबल होगा। तो देखिए अब ये क्या करे, अब यहाँ से H, एक तो तरीका है कि H माइनस निकाले, H माइनस निकाल के इस पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्लस इस पर आ जाएगा, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे देखिए ये प्लस यहाँ से H प्लस निकल के यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, H माइनस इस पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा OH और ये बन जाएगा प्लस। मगर इस कार्बन कैटायन पे प्लस आ गया तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, जहां भी प्लस पहुंचेगा वहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता चला जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन अब इस पे थे, फिर इस पे हो जाएंगे, ठीक है। मगर तो क्या होगा, चार्ज इधर से उधर को चला गया मगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट किसमें हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन में। तो देखिए एक तरीका तो यह कि यहाँ से H प्लस H माइनस निकल के इस पे पहुंच जाए और यहाँ आ जाए प्लस, तो ये देखिए OH इस पे पहुंच गया और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन कैटायन पे प्लस, मगर यहाँ प्लस आ गया तब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। क्या यहाँ से और स्टेबल हो सकता है, O पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। लोन पेयर को डोनेट करा तो इस पे क्या आएगा, माइनस, इस पे आएगा प्लस, तो ये डबल बॉन्ड होकर फिर इस पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका आप सबका, तो 6 मेंबर रिंग भी है और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, ये रियल, इससे ये स्टेबल और इससे ज़्यादा ये स्टेबल। अच्छा, इससे ज़्यादा स्टेबल ये क्यों है, O तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एक बार को इस पे माइनस चार्ज सहन कर सकता है ये, मगर O को प्लस दे दो तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल है।
O पे प्लस तभी आ सकता है जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। O का ऑक्टेट कंप्लीट रहे तब तो वो प्लस चार्ज ले सकता है, जैसे H3O प्लस। H3O प्लस में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब बैलेंसी बढ़ने के साथ में प्लस आए तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ऐसे प्लस को ये सहन कर सकता है। मगर बैलेंसी कम होके प्लस आ जाए तो उस केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। समझ में आ रही बात नहीं? तो जैसी O प्लस से ये प्लस किस पे पहुंच गया, C प्लस पे, तो O प्लस से तो ज्यादा प्लस कौन होगा, C, क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। तो O की टेंडेंसी नहीं होती प्लस चार्ज को बियर करने की, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी कम है तो वो क्या कर लेगा, C प्लस पे, तो C प्लस ज्यादा स्टेबल होगा O प्लस से। O माइनस ज्यादा स्टेबल होता है C माइनस से, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो उसको नेगेटिव चार्ज करने की टेंडेंसी है, प्लस की नहीं। तो अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज हो तो O माइनस ज्यादा स्टेबल होगा C माइनस से, क्योंकि O की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। मगर प्लस की बात करूं तो O प्लस से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, C प्लस। तो इससे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, जैसे इस पे प्लस C पाएगा तो मोर स्टेबल तो ये हो ही गया। तो ये प्रोसेस होगा क्योंकि O प्लस से ज्यादा स्टेबल C प्लस है, और उसके बाद ये वाला प्रोसेस होगा क्योंकि इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चलिए, एक तरीका तो ये था। एक तरीका और है कि रिंग एक्सपैंड हो जाए। रिंग एक्सपैंड, अब ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है तो ये मोर स्टेबल है, मगर कभी कभी 6 मेंबर भी हो जाती है। तो जनरली 5 मेंबर एक रिंग एग्जिस्ट कर जाती है, 6 मेंबर और 7 मेंबर। 7 कहीं कहीं एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। तो सबसे मोर स्टेबल हाँ 6 मेंबर होती है। तो अगर हम बात करें तो इसको बोन, अगर रिंग एक्सपेंड करा दूं तो ये बोन टूटेगा इधर, ये माइनस ये प्लस, और ये माइनस उस पर जाकर जुड़ जाएगा, ये माइनस उस पर जुड़ जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ। तो देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर माइनस उधर प्लस, और ये माइनस इस O प्लस पे जाकर जुड़ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, कार्बन पे प्लस। और कार्बन पे जैसे ही प्लस आएगा तो तुरंत अपना ये लोन पर डॉट करके यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और प्लस किस पे चला जाएगा, O पे। अब इस केस में हर एक का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये फॉर्म बन सकती है। ये रिंग 7 मेंबर रिंग उतनी स्टेबल नहीं जितनी 6 मेंबर थी, मगर फिर भी रिंग एक्सपेंड हो सकती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आगे बात समझ में? हाँ, मगर इनमें ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करूं तो मोर स्टेबल यही होगा। तो इसमें क्या है, देयरफॉर ऑक्टेट आर कंप्लीट, तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इन फाइनल रीअरेंजमेंट कैटायन। तो ये फाइनली जो रीअरेंजमेंट कैटायन है ये, इसमें फाइनली ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये प्रोसेस भी हो सकता है। मगर मोर स्टेबल इनमें एक चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे, ये। चलिए यहां देखिए, ये कार्बोकेटायन है, इसको रीअरेंज करना है, मतलब रीअरेंज करना मतलब मोर स्टेबल फॉर्म में ले जाना है। तो अगर ये प्लस, तो ये 1 डिग्री था, यहां से यहां जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा, पहले से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। चलिए, ये यहां से यहां क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें देखिए, तो जैसे ये प्लस इस पर आएगा, जैसे ही प्लस इस पर आएगा तो यहाँ पे 1 डिग्री से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। चलिए, तो मैंने H यहाँ पहुँचा दिया और प्लस यहाँ दिया है, ये आ गया प्लस। तो चेक करिए जरा, ये इससे ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। अगर ये पहले से ज़्यादा स्टेबल है तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब ये जो O है, ये O भाई साहब इसके साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। देखिए, लोन O सिंगल सिंगल या लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो इसके 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, इसका लोन पेयर इसके साथ प्लस M नहीं दिखाएगा, तो इसका लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा तो ये क्या दिखाएगा, माइनस आई। और माइनस आई भाई साहब, अगर हम कर रहे हैं इस प्लस के लिए O माइनस आई दिखा रहा है, और इस प्लस के लिए भी O माइनस दिखा रहा है, मगर यहाँ पे क्या था, O दूर था। देखिए 1 2 थर्ड पोजीशन पे था, और यहाँ पे अगर देखें 1 2 तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये O इसके पास आ गया, और पास आ गया तो ये क्या हो गया, माइनस आई। जितना इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। जितना O पास आएगा इस कार्बन केटायन के, उतना माइनस आई बढ़ेगा, और माइनस आई बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाले कार्बन केटायन की स्टेबिलिटी क्या करते हैं, कम। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई इस केस में ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और स्टेबिलिटी कम होगी तो इस कार्बन केटायन से लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, इस केस में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आगे बात समझ में कि नहीं। हाँ, इससे अब एक बार स्टेप और ले जाऊं आगे, इसे एक स्टेप और ले जाऊं आगे, तो कार्बन केटायन यहां आ जाएगा, और यहां आते ही अब ये O माइनस आई नहीं दिखाएगा, प्लस M दिखा देगा, क्योंकि पहले मीजोमेरिक चेक करेंगे। जैसे ही प्लस इस पर आएगा तो इसका लोन पर इसके कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो अगर इस प्लस को यहाँ ले जाऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, एक स्टेप और आगे ले जाऊँ, तो मोर स्टेबल कार्बन केटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो थर्ड वाला कार्बन केटायन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे जिसका इस कार्बन पे प्लस आते ही तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस आ गया उससे अगले कार्बन पे अगर लोन पे रहा तो तुरंत ऑक्टेट क्या कर देता है, वो कंप्लीट कर देता है। तो इसमें थर्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। मगर थर्ड बनेगा कब, जब पहले सेकंड बन जाए, और सेकंड बन नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट से लेस स्टेबल आ रहा है वो। आगे बात समझ में। तो इसलिए ये प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेकंड वाला नहीं बन पा रहा।
रीअरेंजमेंट फर्स्ट से सेकंड जब बनेगा जब ये मोर स्टेबल हो, और ये मोर स्टेबल है नहीं, ये लेस स्टेबल बन रहा है, तो बस यहीं रुक जाएगा। मतलब कहने का ये है, ये रीअरेंजमेंट इस टाइप का प्रोसेस नहीं देखता कि अंत में कि अभी नुकसान हो रहा है तो होने दो कि अंत में फायदा हो जाएगा ना। इससे तो कह रहा कि मुझे तो हर स्टेप पे मुनाफा चाहिए तो मैं काम करता हूं, नहीं तो मुझे नहीं मतलब। बाद में करोड़ रुपए का फायदा हो रहा हो, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे 1 रुपए का भी नुकसान बिल्कुल नहीं चाहिए किसी भी स्टेप में। हर स्टेप में फायदा चाहिए भैया, तो मैं चलता हूं, अदरवाइज मैं नहीं चलता। आप इसे समझाओ कि कोई नहीं, अगर थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है, थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा, बाद में बहुत फायदा हो जाएगा। आप बस एक बार चलो, ठीक है, कि आप बस गाड़ी ले चलो, एक बार वहां तक पहुंचा दो, फिर मैं फायदा करा दूंगा। वो कह रहा मैं गाड़ी भी तू ही लेगा। आगे बात समझ में नहीं। तो रीअरेंजमेंट क्या है? रीअरेंजमेंट अगली नहीं देखता, वो तो कहता नेक्स्ट स्टेप पर, हर स्टेप पर जब तक जिस स्टेप में फायदा होता रहेगा वो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करने का। मैं अगली नहीं सोचता कि आगे क्या होगा, मैं तो फिलहाल की देखता हूं। आगे बात समझ में नहीं। जैसे रीअरेंजमेंट, तुम रीअरेंजमेंट की तरह सोचते हो कि कैसे? रीअरेंजमेंट की तरह नहीं सोचते हैं आप तो सोचते हो कि दूर का फायदा है। दूर का फायदा क्या है? बस बैठे हुए सोचते रहते हो ख्वाबों में कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे पढ़ोगे हो नहीं, रोज का फायदा उठाओ ना, पढ़ के पहले पढ़ो, पढ़ के हर रोज फायदा उठाओ, ठीक है, ध्यान से इसको सही से जाग के, सही से का मतलब क्या होता है? जाग के पढ़ो चीजों को, ठीक है, जाग के चीजों को पढ़ो, यानी कि जब हर रोज जाग के पढ़ोगे तो हर रोज फायदा होगा, और हर रोज फायदा होगा तो एक दिन बड़ा फायदा भी हो जाएगा जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं। तो आप हर रोज का तो फायदा करते नहीं और सोचते हो कि सिलेक्शन हो जाए, इसी बार हो जाए, अभी हो जाए, आज ही हो जाए, पेपर देने से पहले रिजल्ट का पास का आ जाए रिजल्ट, कोई घर पे लेटर भेज दे कि आ जाओ तुम एडमिशन ले लो अपना, है ना, बगैर टेस्ट दिए ही। चलिए देखिए, तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं तो सेकंड जो थर्ड अगर मैं बनाऊं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और उसके बाद फर्स्ट, और ये सेकंड। जब सेकंड फर्स्ट से लेस स्टेबल हो गया तो ये प्रोसेस चलेगा ही नहीं, और जब यही नहीं बनेगा तो थर्ड नहीं बन पाएगा, तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो इस कार्बन कैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। चलिए, अगर ये होता ही नहीं, सीधा प्लस इस पर होता तो अभी हम पीछे देख चुके, तो उसके इसमें तो होगा, क्योंकि जैसे ही यहां पहुंचेगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए, इन द एबव एग्जाम्पल, इस एबव एग्जाम्पल पे, इन द एबव एग्जाम्पल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन डज नॉट टेक प्लेस। तो इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में कार्बोकैटायन नहीं होगा। दिस प्रूव दैट, ये इस बात को प्रूव करता है, दिस प्रूव दैट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन डज नॉट टेक प्लेस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए ये नहीं चलता कि आगे मुनाफा हो जाएगा, अभी नुकसान झेल लो ना। इसे तो हर स्टेप पे क्या चाहिए? फायदा। तो हर स्टेप पे फायदा कौन उठाता है? हर रोज फायदा कौन उठाता है? जो बहुत अच्छे से 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, बहुत लोग कहते हैं कि 5-5, 10-10 घंटे पढ़ो। 10-10 घंटे पढ़ने वाले कभी सेलेक्ट नहीं होते। 10, 12, 14 घंटे पढ़ने वाले सेलेक्ट नहीं होते, वो मूर्ख है। मूर्ख का मतलब क्या है? 4 घंटे में समझ में नहीं आ रही बात तो ज़्यादा पढ़ो, और ज़्यादा पढ़ो तो समझ जाओ आप बात को। बहुत से टीचर कहते हैं कि 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। रियल में क्या है कि वो उन बेचारों ने कभी पढ़ाई समझ में आई नहीं, उनका कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, तो वो 12 घंटे सोचते हैं कि हम 8 घंटे पढ़े थे, शायद 12 घंटे पढ़ लेते तो हो जाता। तो इसलिए बच्चों कहते हैं भैया 12 घंटे पढ़ो। 4 घंटे बहुत हैं अगर जाग के पढ़ रहे हो तो, रोज डेली नियम से। मगर 4 घंटे का मतलब 4 घंटे रोज होने चाहिए, चाहे खुद की शादी क्यों ना हो, पहले 4 घंटे पढ़ना तब जाना बारात में। चलिए यहां देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ये एसिड एंड हाइड्राइड है, साइक्लिक एसिड एंड हाइड्राइड, ठीक है। एसिड एंड हाइड्राइड की रिएक्शन बेंजीन से हो रही, किसकी रिप्रेजेंस में? किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है। तो क्या हुआ इसमें? तो ये कौन सी रिएक्शन है? पहचान करिए। जब बेंजीन की रिएक्शन किसी भी एसिड डेरिवेटिव से कराते थे लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो वो फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन थी। तो ये फिडेल कौन सी रिएक्शन है? फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये लुईस एसिड क्या करेगा? इस C डबल बॉन्डों से इस एसिड डेरिवेटिव को यहां से ब्रेक कर देता है, ये माइनस और ये प्लस। ये प्लस वाला पार्ट किस पे जाके जुड़ता है? बेंजीन पे, क्योंकि इस एसाइलिक कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट तो होता नहीं, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो गया तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहता। तो इसमें क्या होगा? यहां से C डबल बॉन्ड वाले से ये बॉन्ड टूटता है, Z वाला पार्ट, तो ये टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। माइनस वाला पार्ट लुईस एसिड ले जाता है, और ये क्या होगा? प्लस, और ये प्लस इस बेंजीन पे जाके जुड़ेगा। जैसे ये प्लस इस बेंजीन पे, देखो यहां देखिए आप, ये बॉन्ड टूटा तो इधर प्लस, इधर क्या हो गया? माइनस। ये माइनस AlCl3 के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन अब बेंजीन पे अटैक करता है, और यहां से क्या निकलता है? H प्लस। वो H प्लस इस O पे जुड़ेगा और CH3 अलग।
ये वापस क्या बन जाता है, ये काओजिक एसिड। तो ये कार्बन तो जुड़ जाएगा बेंजीन पे, यहाँ से एक H निकलेगा वो इस पे जुड़ जाएगा और ये पूरी चेन एक दूसरे जुड़ी क्या बन जाएगा, काओजिक एसिड। तो देखिए, तो फिलहाल इससे समझ गए क्या होगा, ये कार्बन इस पे जुड़ेगा और कार्बन पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, उससे आगे होगा CH2, CH2 से आगे CH2 और CH2 के आगे आ गया COO और ये एक H आया होगा यहाँ से H, काओजिक एसिड। फिर किसकी रिएक्शन करा रहा है वो, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl। मैंने सबसे पहला जो इसमें GOC के बाद जो सबसे पहले एक बेसिक सी बात ली थी, उसमें जहां पे मैंने क्या लिए थे, रिएजेंट, उनमें लास्ट में कुछ नोट पॉइंट बताए थे, चार कुछ 10-12। ये कौन सी रिएक्शन है, अगर नेम रिएक्शन भी आप जानो तो ये कौन सी है, क्लेमेंशन रिडक्शन है। ZnHg का मिक्सर किसी कंसंट्रेटेड एसिड में, तो क्लेमेंशन रिडक्शन है। क्लेमेंशन रिडक्शन करता क्या है, क्लेमेंशन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके कहां कर देता है, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में। रिड्यूस बात छोड़ो, सीधा कार्बोनाइल कंपाउंड को मतलब एल्डिहाइड कीटोन को कहां ले जाता है, एल्केन में। और एल्केन में कैसे ले जाएगा, उसका O भगा देगा बाहर और H जोड़ देगा, ठीक है। तो जहां भी एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंशन रिडक्शन। बन गया होगा जी इसका एल्केन। ये जो देखिए, ये जो C डबल बॉन्ड होगा ये एल्केन हो गया होगा। इसके बाद अब किसकी रिएक्शन कराई, SOCl2 की। SOCl2 को मैंने क्या कहा, SOCl2 क्या करता है, जहां भी OH दिखाई दे, जहां भी OH दिखाई दे, चाहे वो OH एल्कोहल का हो और चाहे वो OH काओजिक एसिड का हो। काओजिक एसिड में भी तो C डबल बॉन्ड OH होता है। तो ये SOCl2 क्या करेगा, जहां भी OH दिखाई देगा उसको झटक से एकदम क्या करेगा, झटकेगा और बाहर निकाल के Cl एंटर कर देगा। तो ये SOCl2 क्या करता है, OH ग्रुप को निकाल के बाहर फेंक देगा और क्या लगा देता है, Cl। ये OH ग्रुप चाहे अल्कोहल का हो चाहे काओजिक एसिड का हो, किसी का भी हो, कैसा भी OH दिखाई दे रहा हो, OH दिखाई देगा तो क्या करेगा, ये OH को निकाल के Cl लगा देगा। लग गया होगा जिस यहाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये जो काओजिक एसिड बना होगा इसका OH हट के Cl लग गया होगा। और जब Cl लगा होगा तो ये फिर दोबारा से एसिड हैलाइड हो गया और एसिड हैलाइड अब आगे क्या डाल दिया, लुईस एसिड। लुईस एसिड मिल गया एसिड हैलाइड को, तो फिर इसने क्या दिखा दिया होगा, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडेल क्राफ्ट में क्या होगा, फिर दोबारा से, अब फिडेल क्राफ्ट दोबारा से इस बेंजीन पे हो या इसी वाली जो ये प्रोडक्ट बना था उसी पे हो। तो आप ध्यान रखिए, अलग से दूसरी बेंजीन लेकर आऊं तो वो कहलाएगी इंटरमोलिकुलर फ्री रेडिकल। और जो एक बार पहले बेंजीन यूज हो चुकी उसी पे जाकर रिएक्शन होगी तो उसे बोलते हैं इंट्रा। तो ध्यान रखिए, इंट्रा फ्री रेडिकल के ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं एज कंपेरिजन टू इंटर। तो इंट्रा ज्यादा फेवरेबल होती है इंटर के, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोबारा से क्या हो जाए, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देती है एज कंपेरिजन टू इंटर। इंटर मतलब दो अलग अलग, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर। तो क्या हो जाएगी यहां पे, ये वापस फिर क्या कर देगी, इंट्रा फ्री रेडिकल, इंट्रा फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या है, हाइड्राजीन बेस की प्रेजेंस में ये कौन सी रिएक्शन है, वुल्फ क्रिशनर भी क्या करती है, जो काम ये करती है क्लेमेंशन रिडक्शन, वो ये करती है। बस उसमें ZnHg होता है, इसमें हाइड्रोजन होती है। वो एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में। काम रीजेंट अलग है, नाम भी अलग है, मगर काम सेम है। ये क्या करती है, ये भी कार्बोनाइल को, ये मतलब कार्बोनाइल ग्रुप को, CO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड कीटोन का, काओजिक एसिड का नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन का। तो एल्डिहाइड कीटोन में जो CO ग्रुप होता है उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो वापस क्या हो जाएगी वहां एल्केन। तो देखिए जरा मैं सिस्टम वाइज बताता हूं आपको, समझे। कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले भी दो बातें सीख ले जरा, नोट पॉइंट क्या है। इन इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन, इंट्रा तो जानते हो, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर। इन इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन देयर विल बी अटैक ऑन ऑर्थो पोजिशन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग। ये कह रहा है अगर फ्री रेडिकल एक इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन में, मतलब अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है और कैसी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हो रही है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से क्या हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रही है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है। तो कह रहा है कि उसमें जो अटैकिंग ग्रुप है वो क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर जाके लगेगा, मतलब एक ग्रुप तो बेंजीन पर कहीं लगा होगा और अगला जो ग्रुप आके लगेगा वो उसके ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा। और कब तक, जब तक वो 6 मेंबर रिंग नहीं होती, मतलब 4 मेंबर रिंग है तब भी ऑर्थो पे, 5 मेंबर रिंग आ रही तो भी ऑर्थो पे, 6 मेंबर रिंग आ रही तो भी ऑर्थो पे, ठीक। तो क्या होगा, ये कह रहा है इन इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन देयर विल बी अटैकिंग ऑन ऑर्थो पोजीशन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग।
क्या है बात, ये कह रहा है कि जब इंट्रामोलिकुलर क्रिटिकल में क्या होगा कि जो अटैकिंग पार्ट है वो क्या करेगा, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर आकर अटैक होगा। कब तक, जब तक 6 मेंबर रिंग होती है। 6 मेंबर से आगे हो जाएगी तो ऑर्थो पर नहीं आएगा। चलिए अभी एग्जांपल से समझाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ देयर इज पॉसिबिलिटीज इन इंटरमोलिकुलर एज वेल एज इंट्रामोलिकुलर reaction, then intramolecular product will predominate over intermolecular product। ये कह रहा है अगर एक दोनों के चांसेस हों, पॉसिबिलिटीज क्या हो जाए, अगर पॉसिबिलिटीज इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की भी हो जाए और इंट्रामोलिकुलर की भी पॉसिबिलिटीज हो जाए, तो जो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर जो प्रोसेस होता है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होता है एज कंपेरिजन टू इंटर। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की। तो अगर रिएक्शन के दो पॉसिबिलिटी है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर भी हो सकती है और दो अनदर मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है, तो कह रहा है कि तो जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर होगी, जो इंट्रा होगी, उसका प्रोडक्ट ज्यादा प्रोडोमिनेट माना जाता है एज कंपेरिजन टू इंटर। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर जो रिएक्शन है वो ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेरिजन टू दो मॉलिक्यूल के। तो देखिए यही तो था जी रिएक्शन। अगर हमने बात करी थी बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई थी, ये साइक्लो एसिड एनहाइड्राइड की। तो उसमें सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर वाला बॉन्ड टूटा था, तो सी प्लस और ओ क्या बना था, माइनस। ये सी जाके तो जुड़ गया था बेंजीन से, सी डबल बॉन्ड, ये जो सी प्लस बना था वो तो जुड़ गया था बेंजीन से, और यहां से एक एच निकला होगा, वो इस ओ पे जाके जुड़ गया होगा। तो देखो बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में दो CH2 थे, आगे CO, और इस O पे लग रहा था AlCl3 माइनस, वो निकल गया होगा और ये H आके जुड़ गया होगा। तो ये पहला तो प्रोडक्ट हो गया ए। तो ये अब इसकी रिएक्शन किससे कराई थी, हाइड्रोजन ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो वो क्या करेगा, ZnHg क्या करेगा, ZnHg कंसंट्रेटेड HCl की एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, CO ग्रुप को, CO ग्रुप तो यहां भी दिख रहा है मगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, वो CO ग्रुप किसका, सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन का, उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, तो यहाँ की ऑक्सीजन हट के क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन एल्केन बन जाएगी। हो गया बी, हो गया बी पार्ट। अब क्या कहा था उसने, अब इसमें क्या डाल दिया था उसने, SOCl2। जब इसमें SOCl2 डालेंगे तो SOCl2 तो क्या करता है, OH को ढूंढता है, जहां भी OH मिल जाए, चाहे वो अल्कोहल का हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट हो, तो ये क्या करेगा, तुरंत OH को निकाल के क्या लगा देगा, C, और C लग गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे थे, लुईस एसिड से। अब ये क्या हो गया, फिर दोबारा से एक एसिड हैलाइड हो गया। अब ये एसिड हैलाइड क्या करेगा, Cl माइनस निकल के फिर ये कार्बन कैटायन जनरेट कर देगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर फिडल का रिएक्शन दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसे ये लुईस एसिड Cl माइनस को खींचेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, ये C प्लस। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये दूसरी बेंजीन पर जाकर जुड़े, या ये C प्लस इसी बेंजीन के ऑर्थो पर जुड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगी, इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर जो रिएक्शन होगी वो ज्यादा फेवरेबल होगी एज कंपेरिजन टू अदर बेंजीन। तो ये जो C प्लस बनेगा ये दोबारा से इसी की ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। तो देखिए ये घूम के क्या हो गया, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हो गया जी प्रोडक्ट। अब क्या होगा, फिर क्या कर दिया, इसमें हाइड्रोजन डाल दी N2H4 मतलब NH2 किसकी बेसिक प्रेजेंस में, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, वुल्फ-फ्रेशनर। वुल्फ-फ्रेशनर क्या करेगी, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है मतलब CO एल्डिहाइड या कीटोन, उसको फिर रिड्यूस कर देगी, इसका O हटा के क्या लगा देगी, H, तो O हट गए होंगे, H लग गए होंगे। हो गया जी फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए ये रिएक्शन है जी, हमारे पास बेंजीन है और दो बेंजीन है, मतलब दो बेंजीन इस पर हमारे पास पड़ी हुई, मतलब एक्सिस बेंजीन है जितनी हमें चाहिए। और ये क्या है, इस बेंजीन पे एक इधर बनता दिखाई दे रहा है ये एसिड एनहाइड्राइड, और एक इधर बनता दिखाई दे रहा है एसिड एनहाइड्राइड, और लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये एसिड एनहाइड्राइड है और बेंजीन है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब क्योंकि दो बेंजीन हमारे पास अवेलेबल है, दो ही हमारे पास क्या है एसिड डेरिवेटिव, तो इधर से भी हो जाएगी और एक उधर से भी हो जाएगी। कहीं से भी तोड़िए, सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, चाहे तो यहाँ वाला यहाँ से तोड़ दो चाहे वहाँ से, एक ही बात है। जब ये टूटेगा ओ इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो ओ जाता है माइनस, वो जाता है सी प्लस, और ये सी प्लस जुड़ेगा इस बेंजीन पे। देखिए ये सी प्लस जुड़ जाएगा इस पे, और यहाँ से एक एच निकलेगा, वो एच चला जाएगा ओ पे, और ये क्या बन जाएगा, एसिड। ठीक है, ये सी प्लस इस पे जुड़ गया होगा और इधर से क्या बन जाएगा, एच निकल का एसिड। सेम कहानी यहाँ, एक दूसरी बेंजीन यहाँ रखी जाएगी, जब ये टूटेगा इधर माइनस इधर प्लस, तो ये प्लस तो जुड़ जाएगा बेंजीन से, और बेंजीन से जो एच निकलेगा वो इस पे जुड़ के क्या बना देगा, इस एसिड, इस बेंजीन पे एसिड ग्रुप रह गया होगा उस। ठीक है, तो देखिए जरा इधर सेम कहानी।
तो ये पार्ट था, देखिए ये जब यहाँ से बॉन्ड टूटा होगा तो ये प्लस और ये बना होगा माइनस, इस ये प्लस तो जुड़ा होगा बेंजीन पे और यहाँ से एक H प्लस निकल के इस O पे जुड़ गया होगा, ये बन गया होगा एसिड। सेम कहानी इधर से हुई होगी, ये जब बॉन्ड टूटा होगा तो ये प्लस बना होगा, ये माइनस बना होगा, ये प्लस तो जुड़ गया होगा बेंजीन पर, यहाँ से एक H प्लस निकला होगा, इस पर आ गया होगा, ये फॉर्म हो गई। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, अब वो करा रहा है क्लेमेंशन रिडक्शन, मतलब इसमें डाल दिया उसने ZnHg एसिड के प्रेजेंस में। ZnHg एसिड के प्रेजेंस में क्या करेगा, जहां जहां भी HCO ग्रुप होगा, जहां जहां भी कार्बोनल ग्रुप होगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, O हटा के H, O हटा के H, मतलब एल्केन में कन्वर्ट कर देगा ऐसे। तो देखो एल्केन बन गई CH2CH2। अब SOCl2 क्या करेगा, जहां भी OH हो, मतलब चाहे वो एसिड का हो चाहे कुछ भी, OH पार्ट को हटाएगा और Cl लगा देगा, OH पार्ट को हटाएगा Cl लगा देगा। तो फिर दोबारा से क्या, SOCl2 की जब इससे रिएक्शन होगी तो इधर का भी OH हटा के Cl, इधर का भी OH हटा के Cl, तो यहाँ भी एसिड हैलाइड, यहाँ भी एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड की रिएक्शन फिर हमने किससे करा दे, लुईस एसिड से। तो लुईस एसिड फिर Cl माइनस को खींच के इसको कैटायन बना देगा, इसके Cl माइनस को खींच के यहाँ कार्बन कैटायन। जब इस Cl माइनस निकलेगा और ये कार्बन कैटायन फिर इस वाले बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे, देखिए यहाँ ग्रुप लग रहा है तो इससे अगली पोजीशन हो गई ऑर्थो, इसके ऑर्थो पे लग चिपक जाएगा, तो ये भी ऑर्थो पे और ये वाला कार्बन भी इधर ऑर्थो पे। तो देखिए ये Cl माइनस जब निकला होगा तो ये प्लस बन गया होगा, ये प्लस इस पे जुड़ गया होगा, ये प्लस इस पे, तो ये फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें क्या डाल दिया, फिर द्वारा से क्या डाल दिया है, आपके या तो वुल्फ क्रिस्टनर करा दें, तो वुल्फ क्रिस्टनर हो या क्लेमेंशन रिडक्शन हो, मतलब ZnHg एसिड की प्रेजेंस में हो या हाइड्रोजीन हो N2H4 या NH2NH2 किसकी बेस की प्रेजेंस में, वो इन CO ग्रुप को, कीटोन ग्रुप को फिर खा जाएगी, रिड्यूस कर देगी, O हटा के H, O हटा के H, तो यहाँ भी H, यहाँ पे देखो ये फॉर्म हो जाएगी। आगे बस समझ में, तो क्या हो गया, तो किसकी रेफर हो रही है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर अंदर बार बार क्या हो जा रही है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर अंदर फिर क्या हो जा रही है, ये फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये प्रेफर होगी किससे, कोई अनोदर बेंजीन आके, अगर यहाँ अनोदर बेंजीन आके जुड़ती तो वैसे भी हिंड्रेंस हो जाती और वो उतना अच्छा प्रोडक्ट में नहीं होता। देखिए ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ा दिया मैंने, डाल दिया है केमिकल काइनेटिक्स। चलिए देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो देखिए अगर एक रिएक्शन दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, मतलब रिएक्टेंट से P1 बन जाए या P2 बन जाए, P1 बनने का रेट कांस्टेंट कितना है K1 और P2 बनने का रेट कांस्टेंट K2, ये भी इसे बोलते हैं इस टाइप से पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए तो अगर हम बात करें P1 की परसेंटेज क्या होगी, तो वो क्या होगा, K1 इस प्रोसेस इस स्टेप का इक्वल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल कांस्टेंट, टोटल किससे मिलेगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, जितने भी बन रहे हो, फिलहाल दो ही बन रहे हैं तो K1 प्लस K2। तो अगर P1 की परसेंट निकालनी तो K1 अपॉन टोटल K होगा K1 प्लस K2 इंटू 100। ऐसी अगर P2 का परसेंटेज निकालना तो आएगा K2 अपॉन टोटल K होगा K1 प्लस K2 इंटू 100। अब यहाँ देखिए P अगर हम बात करें तो अगर P ये K है किसका, इंट्रा रिएक्शन का, और ये क्या है, इंटर का। अगर रिएक्शन एक तो हो जाए कि इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अंदर होके हो रही है, और एक हो जाए कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो जाए तो उसे बोलते हैं इंटर। तो कह रहा है एक रिएक्शन क्या है, इंट्रा वाली है और एक इंट्रा वाली है और एक इंटर वाली है। तो जो इंट्रा का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडोमिनेट होता है, मतलब इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इसकी परसेंट निकालूंगा तो K किसका, इंट्रा का, डिवाइडेड बाय टोटल K, और टोटल K क्या है, इंटर प्लस इंट्रा, और ये इंटर का जो K है वो बहुत छोटा होता है और इंट्रा का जो K है बहुत बड़ा होता है, मतलब इन दोनों का सम ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, K इंट्रा के इक्वल हो जाएगा। ये मतलब इंटर इसके इंट्रा के कंपेरिजन में जो इंटर का K है वो बहुत छोटा होता है, तो ऑलमोस्ट इसे क्या कह सकते हैं, K ऑफ इंट्रा। तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया 1, तो क्या होगा इंटू 100 करेंगे तो क्या होगी 100%, तो 100% इधर भाग जाएगी रिएक्शन, उधर परसेंटेज 0। तो अगर हम बात करें इसकी परसेंट निकालेंगे तो K इंटर अपॉन K इंट्रा प्लस इंटर, और इंटर बहुत छोटा होता है तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा ये 0, तो ऑलमोस्ट 0%। तो ये कहने का मतलब है रिएक्शन तो प्रीडोमिनेट प्रोडक्ट किसका होता है, इंट्रा का, तो रिएक्शन क्या होगी इंट्रा वाली। अगर हमें इंट्रा और इंटर में से एक चॉइस करनी हो तो कौन सी चॉइस करेंगे, इंट्रा। तो जो K इंट्रा है, K जो है इंट्रा रिएक्शन का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है किससे, इंटर के कंपेरिजन में, इसलिए। और ये कितना इनका जो रेशो है वो बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा है, पता नहीं कितना बड़ा, ठीक है। तो कितना है, K इंट्रा अपॉन K इंटर का जो रेशो है वो 10⁻³ के आसपास होता है, मतलब ये इससे लगभग 1000 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, इंटर से। तो K इंटर प्लस K इंट्रा ऑलमोस्ट क्या होगा, K इंट्रा के बराबर होगा। अगर ये 1000 है तो वो कितना होगा 1, तो 1000 या 1001 ऑलमोस्ट 1000 ही है।
देखिए एक रिएक्शन और, ये कह रहा है यहाँ पे बेंजीन है और वो किस में ली है, एक्सिस में। हमने किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, CH2 CH2 CH2, और इधर भी Cl और इधर भी Cl, ये क्या हो गया 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गई है। अब क्या है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में है, तो कौन सी रिएक्शन है जी, बेंजीन की रिएक्शन एल्का हैलाइड से करा रहे हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो ये फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। चलिए इधर का Cl ये क्या हो गया, देखिए ये लुईस एसिड क्या करेगा, Cl माइनस को लेकर निकल जाएगा, इधर से निकाल दो चाहे इधर से, दोनों एक जैसे ही हैं। तो ये Cl निकाला तो ये Cl माइनस निकलेगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस, और ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, और बेंजीन पे जब ये अटैक करेगा तो वहां से एक H प्लस निकलेगा, वो H प्लस क्या करेगा, ये मतलब ये प्लस जुड़ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा, ठीक है। वो H प्लस वापस इससे क्या कर लेता है, अपना Cl छीन लेता है, यानी कि HCl बन जाता है। तो कुल मिला के क्या करेगा, ये तो रिएक्शन को तोड़वा देता, बॉन्ड तोड़वा देता। तो ये प्लस ये निकलेगा Cl माइनस, और ये प्लस क्या चला जाएगा बेंजीन पर, यहाँ से एक H प्लस निकलता है, वो इस Cl को लेकर क्या बना देगा, Cl। तो ये प्रोडक्ट बन गया होगा। मगर इसने क्या कहा है, अब ये फिर लुईस एसिड है, क्योंकि अभी इसके पास Cl है। अब इसके पास एक्सिस ऑफ बेंजीन दे रखी है उनने। अब एक्सिस ऑफ बेंजीन दे रखी, तो इसके पास दो तरीके हैं। अब ये फिर दोबारा से फिडल का रिएक्शन होगी। अब दो तरीके से हो सकती है कि यहां से तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहीं से जनरेट होगा, क्योंकि इसी के पास Cl है। ये लुईस एसिड इसके Cl माइनस को खींच के यहाँ क्या करेगा, प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इस ये इलेक्ट्रोफाइल एक काम करेगा, ये कार्बन कैटायन या तो एक दूसरी बेंजीन से जाके जुड़ जाए, तो इधर इधर भी क्या लग जाएगी, एक बेंजीन। या तो एक तरीका ये है, या ये जो कार्बन कैटायन है ये इसकी ऑर्थो पे ही क्या दिखा दे, इंट्रा दिखा दे। तो अगर अनोदर बेंजीन से जुड़ी तो इंटर, और इसी से आके जुड़ गई तो क्या होगा, इंट्रा। तो इंटर से ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, इंट्रा के, भले ही एक्सिस में पड़ा हो। आगे बात समझ में नहीं, तो ये क्या होगा, ये उस पर जाने के बजाय इसी बेंजीन के ऑर्थो पर लग जाएगा। और कब तक लगता जाएगा, जब तक ये 6 मेंबर रिंग ना हो जाए। फिलहाल कैसी मेंबर रिंग बन जाएगी ये, देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो ये कार्बन कैटायन, जब ये Cl माइनस निकलेगा ये कार्बन कैटायन, अब ये कार्बन कैटायन इस बेंजीन पे जुड़े या इसी पे इंटर दिखा दे, तो अगर अनोदर बेंजीन से जुड़ गया तो ये हो गया, देखिए तो क्या हो जाएगी, वो इंटर। और इसी मोलिक्यूल से जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएगी, इंट्रा। तो ये कार्बन इसी कार्बन पे जुड़ जाएगा, देखिए ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन ये और 5th ये, तो 5 कार्बन मेंबरिंग बन जाएगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी कि ये, तो ये डोमिनेटिंग होगी। इंट्रा ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेरिजन टू इंटर, तो ये मेन प्रोडक्ट होगा। आगे बात समझ में। देखिए और एक क्वेश्चन देखिए, ये फिनाइल, ये हमारे पास एल्का हैलाइड है। कौन सी एल्का हैलाइड है, कहलाएगी बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल को बेंजीन से जब आगे CH2 लगता है, बेंजीन पे जब CH2 लगता है, इतने पोर्शन को बोलते हैं बेंजाइल, और इस Cl लग गया तो बेंजाइल क्लोराइड। इस पे हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, AlCl3, मतलब लुईस एसिड की। तो लुईस एसिड जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या करेगा ये, तो देखिए इसमें क्या करेगा, ये Cl माइनस को खींच के ले जाएगा। लुईस एसिड को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो Cl माइनस इसे मिल जाएगा, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। तो Cl माइनस को खींच के क्या बना देगा, ये AlCl4 माइनस, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बन कैटायन जनरेट हो गया। अब ये कार्बन कैटायन ये खुद से तो अटैक करेगा, अगर ये खुद ही के कार्बेंजीन से क्या हो जाए, अटैक हो जाए, तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करे, दूसरे पार्ट पे जाके जुड़े या खुद ही दिखा दे, तो खुद तो जाएगा नहीं, एक ही कार्बन है, क्योंकि एक ही कार्बन इस पे जुड़ेगा तो एक ऐसी मेंबर रिंग बनेगी, थर्ड मेंबर रिंग, और थर्ड मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। आगे बात समझ में नहीं। तो अभी तो इंट्रा दिखाने के चांसेस, इंट्रस के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, मगर इंट्रा यहाँ अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो क्या करेगा, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या है, ये तो अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा, रिएक्टेंट की तरह। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे जुड़ेगा, कहाँ पे, इस ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ गया जी, देखिए ये CH2 बेंजीन जुड़ गया ऑर्थो पोजीशन पे इसके, ठीक। अब ये क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन, ये देखिए इसके इधर लगा दो CH2Cl, या ऐसे कर लो, इस CH2Cl को यहाँ भी तो लगा सकते हैं, एक ही बात है, उधर लग जाओ या इधर लग जाओ, एक कार्बन उधर एक कार्बन इधर, एक ही बात है। तो आप ऐसे सोचो, इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ सोच लो, CH2 और Cl, ये CH2Cl। अब ये जो अगला जो AlCl3 है, ये इसके Cl को निकालेगा, मतलब इस Cl को निकालेगा, तो ये माइनस और ये प्लस। अब ये जो प्लस होगा ये अनोदर इस कंपाउंड से जाके जुड़े या इसी के साथ, तो इसी के साथ अंदर, क्योंकि अब इस ये वाला पार्ट इसके ऑर्थो पर नहीं जुड़ेगा, मगर उसके ऑर्थो पर जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए ये जो जब यहाँ से Cl माइनस निकल गया होगा तो ये बन गया होगा प्लस, और ये प्लस इस वाले के ऑर्थो पे लग जाएगा जाके। आगे बात समझ में, एक ही इसी मॉलिक्यूल के अंदर अंदर अब ये हो जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं। जब ये इस पे आके लगेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल खुद पे तो इंट्रा दिखा नहीं सकता, तो अभी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा।
पैरा वाला बस यहीं रुक जाएगा, ऑर्थ वाला मेजर होगा। इसमें फर्दर द्वारा से क्या हो जाएगी, फिर रिएक्शन हो जाएगी। लुईस एसिड क्या करेगा, Cl- को खींच के ये प्लस बना देगा, ये प्लस फिर इसके ऑर्थ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं दिखाऊं कि इसको मैं ग्रुप को यहां दिखाऊं कि CH2Cl, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये Cl- निकलेगा तो ये प्लस, और ये प्लस इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गई, इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर होगी, फिर दोबारा से दूसरा मॉलिक्यूल हमें नहीं चाहिए, इसी के अंदर हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसका। तो ध्यान रखेंगे, जहां भी इंट्रा हो सकती होगी तो तुरंत इंट्रा बना देंगे। अब देखिए गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन कोच तो गेटरमैन कोच हो गया जी। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सिंथेसाइज मतलब एल्डिहाइड को बनाना है। तो गेटरमैन कोच क्या कर रही है, सिंथेसाइज करेगी किसको, एल्डिहाइड को, मतलब एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे किससे, गेटरमैन कोच से। क्या है जी, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, COHCl की प्रेजेंस में। COHCl की रिएक्शन होगी बेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। अभी तक हमने कौन कौन से एग्जांपल पढ़े, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फिडलक्राफ्ट एल्कालेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, 4 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे। अब 5वां एग्जाम्पल आ गया है, किसका जी, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये भी क्या है, एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर जाके जुड़ेगा और वहां से H+ निकल जाएगा। क्लियर, देखिए क्या मैकेनिज्म है। ये जो HCl है एसिड, ये लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि इस लुईस एसिड को तो क्या चाहिए, लुईस एसिड को तो Cl- चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl- भी नहीं चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे क्योंकि HCl टूटेगा H+ और Cl- में, और Cl- इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहा है, तो तुरंत के क्या होगा, AlCl3 से उठाकर भाग जाएगा, क्या बना देगा, AlCl4- और क्या जनरेट हो जाएगा, H+। H+ रोते रोते इसके पास जाएगा कि मेरी Cl भाग गई। ठीक है, H+ इसके पास जाएगा कि मेरी Cl भाग गई। अब ये Cl, ये कौन है जी, CO की स्ट्रक्चर क्या होती है जी, आप ऐसे भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O पे कितने लोन पेयर होंगे, 2। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 4 में से 2 की बॉन्डिंग हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे फ्री, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और एक ऑर्बिटल क्या होगी, वैकेंट, क्योंकि कार्बन पे आउटर मोस्ट सेल में सेकंड सेल है, सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल होती हैं, एक S और 3 P। तो 2 तो बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो 3 ऑर्बिटल तो यहां गिर गई, एक ऑर्बिटल खाली पड़ी होगी। तो कहने का मतलब है इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल कौन बताया मैंने, जिस पे प्लस चार्ज हो वैकेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, या प्लस चार्ज हो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, मतलब प्लस हो ना हो वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, या कह सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना जरूरी है। ठीक है, तो इन वैकेंट ऑर्बिटल हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। या इसका रीअरेंजमेंट भी कर लो, चलिए ये अपने ये क्या कर दे, इसको लोन पेयर डोनेट कर दे, लोन पेयर डोनेट करके बैक बॉन्डिंग कर सकता है। बैक बॉन्डिंग कब होती है, एक एटम पे लोन पेयर हो और दूसरे पे वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो ये और ये जो लोन पेयर दे वो किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का, जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल हो वो सेकंड या थर्ड पीरियड का। तो दो, ये भी सेकंड का, ये भी सेकंड का, इस ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का, इस पे भी, इस पे लोन पेयर है, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तुरंत ये अपने लोन पेयर डोनेट करके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, मतलब डबल से ट्रिपल हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड बना देगा। तो इसने लोन पे डोनेट करे, इस पे प्लस, और इसने लिए तो इस पे माइनस। मगर अभी भी क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका देखिए, इस पे 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, क्योंकि 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर बॉन्ड में चला गया, तो 3 बॉन्ड एक लोन पेयर का मतलब, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर कितने हो गए, 8। और इस पे क्या हो गया, 3 बॉन्ड और एक ये लोन पेयर है, और एक 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इस पे मगर अभी माइनस तो है, माइनस मतलब इस पे लोन पेयर तो है। अब ये भी लोन पे, इस पे भी एक लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, ये अपना लोन पे डोनेट कर सकता है क्या, ये तो डोनेट करेगा नहीं, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी प्लस आ गया। एक प्लस आते ही ये पछता रहा है इसको इलेक्ट्रॉन दे के, अगर एक और दे दिया तो और मार पड़ेगी इस पे, प्लस प्लस सहन नहीं करते ऑक्सीजन जल्दी से। चलिए खैर, तो ये तो माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो ये H+ तुरंत इस पर अटैक करेगा। ये जो H+ निकला, तो H+ कहाँ भागेगा, इसके पास, कि भाई साहब मेरी Cl लेके भाग गया वो, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, आप दे सकते हो क्या इलेक्ट्रॉन मुझे अपने। तो ये क्या करेगा, H+ इसके पास भागेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद देना ही चाह रहा था, ये चाह रहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाए यहाँ से, क्योंकि माइनस आ गया था। तो ये तुरंत क्या करेगा, अपना माइनस इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मतलब H+ को कंबाइन कर लेगा, ये फॉर्म हो गई। अब इसमें क्या है, फिलहाल ये फॉर्म है, या कह सकते हो ये वापिस अपना लोन पे इसको डोनेट कर दे तो फिर ये फॉर्म हो जाएगी।
तो ऐसे कह लो कि H प्लस इस पे जुड़ जाए ये बने, या H प्लस इस पे जुड़ जाए, वैसे ये वाली फॉर्म चलेगी क्योंकि ये इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहता। ये मोर स्टेबल तो है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर इलेक्ट्रोफाइल नेचर खत्म हो जाती है, इसलिए ये वाली फॉर्म। तो ये जो CO है, CO में एक लोन कार्बन पे एक लोन पेयर होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है। H प्लस तुरंत इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, बॉन्ड, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि इस कार्बन पे प्लस भी है और एक वैकेंट ऑर्बिटल भी खाली है ऑर्बिटल है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और इसके पास 8, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ध्यान रखना, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, ये इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसी को ध्यान रखना है। कौन है, HCO प्लस, HCO प्लस, प्लस किस पे, C पे। O पे प्लस होगा तब नहीं होगा ये इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना। तो HC प्लस O, ऐसे बोलो, HC प्लस O, HCO प्लस नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास भागेगा। तो इसने क्या कर दिया, देखिए HCl, लुईस एसिड ने HCl से टक्कर मारी, टक्कर मार के H प्लस हुआ, H प्लस ने CO पे टक्कर मारी, CO से टक्कर मार के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। आई बात समझ में नहीं, लुईस एसिड इसकी Cl को लेकर भागा, Cl को लेकर भागा, ये रोता रोता इसके पास पहुंचा, ये चिपक के बैठ गया यहाँ, इस वाले इसके इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दोनों इकट्ठा होके, मतलब H प्लस और ये दोनों मिलके गए ढूंढने इसकी Cl को, और कहाँ पहुंचे जाके, बेंजीन राजा जी के पास। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे तो ये ये जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ ये बेंजीन पे अटैक करेगा, किसके थ्रू करेगा, प्लस किस पे है, C पे, तो C के थ्रू ये इस बेंजीन पे अटैक करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाएगा तो वहां से क्या निकल कर भागता है, H प्लस, वो H प्लस वापिस इस से अपने Cl माइनस को छीन लेगा और क्या बना देगा, HCl, और ये क्या हो जाएगा, CHO। देखो एल्डिहाइड ही तो है ये, CHO, ये जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या बन गया ये, एल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात। तो गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या यूज करते हैं, ये एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, HC+O, और इसमें HC+O क्या होगा, जैसी बेंजीन पर जाकर जुड़ेगा तो H प्लस निकल जाएगा, बस, मतलब ये एल्डिहाइड CHO प्लस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये CHO प्लस बेंजीन पर जाकर जुड़ेगा और H प्लस निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ता है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है, और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, H प्लस। ये तो रिएक्शन पढ़ते चलाए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड जनरेट हो गया। तो ध्यान रखना इसमें क्या रिएजेंट यूज करते हैं, COHCl की प्रेजेंस, COHCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ये क्या करेगा, लुईस एसिड पहले HCl की Cl लेके भागेगा, ये H प्लस बनेगा, H प्लस इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, CHO प्लस, और CHO प्लस इस बेंजीन पे जाके जुड़ेगा, और बेंजीन पे जब जाके जुड़ेगा तो वहां से H प्लस निकल जाएगी। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जब अटैक करता है, वही क्या होता है इस केस में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता था, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे जाके बेंजीन पे जुड़ता था और क्या बनाता था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वायलेंट आयंस बोलते थे, या एरेलियम आयन बनाता था, और उसके बाद ये H प्लस निकलता था। C और H का बॉन्ड टूटने में, जब ये H बॉन्ड टूटता था तो यहाँ पे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसका कोई रोल नहीं होता था, इसलिए आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं पड़ता था, किसको छोड़ के, सिर्फ आयोडीन के केस को छोड़ के, क्योंकि आयोडीन वाली रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती थी। तो खैर इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखिए जी, अब है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, कोच बट हट गया बस, तो मतलब उसका मॉडिफिकेशन क्या है, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस थी, ये है गेटरमैन एल्डिहाइड, मतलब उसका कोच बट हट गया, मतलब उसका एक क्या है, मॉडिफिकेशन है। चलिए, ये भी क्या है, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई सी भी हो, उसमें जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैकिंग है वही क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। चलिए खैर, अब बात करें इसमें रीजेंट क्या है जी, गेटरमैन एल्डिहाइड में इसमें जो रीजेंट है वो HCN, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह इसमें क्या है, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। ZnCl2 तो कोई भी लुईस एसिड है, ठीक है, लुईस एसिड ZnCl2 डाल दो या AlCl3, मगर फिलहाल यहाँ पे नाम नेम कर दिया गया ZnCl2 का, ठीक है, ये लुईस एसिड का काम करेगा। और साथ में क्या करा है, फिर हाइड्रोलिसिस किया है, क्या किया है, फिर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो क्यों किया होगा, क्योंकि जब मुझे एल्डिहाइड बनाना HCO करना है तो इस N को हटा के N को हटाने के लिए हाइड्रोलिसिस करना पड़ा होगा, तभी तो CHO आएगा एल्डिहाइड। चलिए खैर, तो उसमें CO था, CO पे इसलिए CO के साथ में क्या डाला था, HCl, क्योंकि H चाहिए था,
यहाँ H ऑलरेडी है तो HCl डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या डाल दिया, लुईस एसिड। देखिए वहां था CO, HCl और एक लुईस एसिड, तो यहाँ H ऑलरेडी प्रेजेंट है तो HCl की जरूरत नहीं। ठीक, अब तो क्या हो गया, HCN और साथ में लुईस एसिड तो होगा ही कोई ना कोई, मगर HCl की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी H इसमें है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हाइड्रोलिसिस की, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है, मुझे जब एल्डिहाइड बनाऊंगा तो मुझे चाहिएगा O, तो N को हटा के O लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिड की प्रेजेंस में वाटर डालना पड़ेगा, तो इसलिए हाइड्रोलिसिस डाला। तो देखिए HCN बिल्कुल इसी तरह होगा ये, देखिए यही तो होगा स्ट्रक्चर, H और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक H बॉन्ड, ये N पे क्या होता है, लोन पेयर, और ये क्या है, लुईस एसिड, तो ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे माइनस इस पे प्लस, इनने करवा दी गड़बड़, झगड़ा करवा दिया, प्लस भिजवा दिया, यहाँ प्लस भिजवाते ही क्या होगा, ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीनेगा, बोले ये इनने रोल मचाई के मर गया, तो तुरंत ये इधर से भागा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से भागा, जैसे ही प्लस होगा तो प्लस इलेक्ट्रॉनों को छीन लेगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये लुईस एसिड इसके करीब आया तो इसके लोन पर देख कर निकल के ठा के भागा ये, और जैसे इलेक्ट्रॉन ठा के भागेगा तो इस पर माइनस इस पे प्लस, जैसे इस पे प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, और देखो आ गया C पे प्लस, और C पे ही तो प्लस लाना था मुझे क्योंकि एल्डिहाइड जब भी तो बनेगा। बस अब ये Ca क्या है इसमें, ये इस कार्बन कैटायन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये कैसे काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बस ये C प्लस क्या करेगा, इस बेंजीन पे अटैक, देखिए ये C प्लस इस बेंजीन पे अटैक करेगा, वहां से निकलेगा H प्लस, वो H प्लस क्या करेगा, इसे भगा देगा और यहां जाकर जुड़ जाएगा N पे। H क्या करता था, लुईस एसिड जो नेगेटिव पार्ट लेके भागता उसी पे तो जाके जुड़ता था ये, तो ZnCl2 वैसे का वैसे निकल जाएगा और ये H प्लस इस N माइनस पे जाके जुड़ जाएगा। तो देखो जी क्या बना होगा, CH डबल बॉन्डेड N, CH डबल बॉन्डेड N और N पे क्या लग गया होगा, ये जो H निकला होगा यहाँ से, ये हो गया। अब तो क्या करना है इसका, ZnCl2 बाहर, अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। ये बात मैं बता चुका, डबल बॉन्ड है तो 2 वाटर, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 वाटर, जितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे हाइड्रोलिसिस के लिए उतने वाटर जुड़ेंगे। ये कैसे होगा, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि C, N की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है C से, तो N की तरफ माइनस तो इसकी तरफ प्लस, ये पोलैरिटी है बॉन्ड की, तो माइनस की तरफ तो जुड़ेंगे वाटर के H प्लस और प्लस की तरफ जुड़ेंगे वाटर के OH माइनस, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो इधर H, तो ये तो होगी अमोनिया बाहर निकल जाएगी, देखो NH और 2H ये NH3 तो बाहर, और ये क्या होगा, CH पे कितने OH लग जाएंगे, 2, और जब भी एक कार्बन पे मैंने आपको बताया एक से ज्यादा OH लगता है तो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते ही क्या बचेगा, देखो CHO बच गया एल्डिहाइड, ये वाटर निकल गया। अगर आपसे पूछे हाइड्रोलिसिस के लिए कितने वाटर की जरूरत पड़ी, 2 वाटर मॉलिक्यूल की, मगर एक वाटर मॉलिक्यूल बाद में फिर निकल गया तो बस एक, फाइनली एक की जरूरत पड़ी। आपने क्या करा था, ऐसे करा था कि आपने क्या करा, 2000 रुपये भिजवा दिए, उसने क्या करवा दिया, 1000 वापिस लौटवा दिए कि भाई बस एक में ही काम चल गया। आप वैसे करते नहीं, आपके दोस्त आपको कोई 2000 दे दे, मम्मी 2000 दे दे के ले, और आपका काम 1000 में चल जाए तो आप 1000 वापिस कर दो, ऐसा होता नहीं, ठीक है, मगर ये रिएक्शन ईमानदारी से चलती हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए सेम देखिए एग्जाम्पल, इसने क्या करा, CH3CN, CH3CN वही हो गया, H की जगह क्या लग गया यहाँ, CH3, कोई दिक्कत नहीं, तो CH3CN की रिएक्शन किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और फिर क्या कर रहे हैं बाद में, हाइड्रोलिसिस। तो कौन सी रिएक्शन है ये, गैटरमैन एल्डिहाइड। क्या होगा, देखिए ये साइनाइड है, तो साइनाइड पे क्या, जो N है, N तुरंत अपने लोन पे डोनेट करेगा लुईस एसिड को, और क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस, जैसी N पे प्लस आया तुरंत पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो इधर माइनस इधर प्लस, तो ये न्यूट्रल होकर यानी कि प्लस यहाँ जाएगा, और कार्बन पर जैसी प्लस आया तो अब ये तैयार है लड़ाई करने के लिए, यानी कि बेंजीन पे अटैक करने के लिए, तुरंत ये C के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बेंजीन पे अटैक, और जैसी बेंजीन पे अटैक होकर यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में तो अब तो ध्यान रखो, सीधा फाइनल क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूट के इधर H जुड़ जाता है, इधर O जुड़ जाता है, कुल मिला के एक ही वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है, क्योंकि 2 जुड़ेंगे फिर बाद में एक निकल जाता है, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली इस पे O लग गया और इस पे 2H लग गए, तो यही तो रिजल्ट निकला, NH और 2H इस पे, तो NH3 और एक और H पे रह गया, क्योंकि फाइनली 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़े थे और फिर एक निकल गया था, तो कुल मिला के एक ही वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा था। तो ऐसे हो जाएगा कि इस पे तो 2H, इस पे 2H और इस पे एक O, तो ये हो जाएगा CH3CO, और C के थ्रू ये बेंजीन पे जुड़ा होगा, देखो C के थ्रू बेंजीन पे जुड़ा होगा, C पे डबल बॉन्ड AC पे लग गया होगा एक O और एक CH3, तो ये थी H की जगह क्या CH3, तो आपके क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसिटोफिनॉल। देखिए ये बेंजीन है, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, साइनाइड की,
किसकी प्रेजेंस में? किसी भी लुईस एसिड। ये मत कहना कि ZnCl2 क्यों लिख डाला, अब जाए AlCl3 को डाल दिया। लुईस एसिड से मतलब है, AlCl3 ZnCl2 से मतलब नहीं है। FeCl3 डालो, AlCl3 डालो, ZnCl2 डालो, तमाम कोई भी लुईस एसिड डाल दो। चलिए, और फिर साथ में क्या करा? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्यों? क्योंकि इस N को हटा के O लगाने के लिए। तो बस क्या होगा, इस C के थ्रू यहाँ जुड़ेगा ये, तो C के थ्रू बेंजीन से जुड़ जाएगा, और इस पे जो भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा वैसे वैसे रहेगा। और जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो N की जगह क्या लग जाएगा? O। आगे बात समझ में नहीं? डबल बॉन्डेड, तो क्या हो जाएगा? ये कीटोन बन जाएगा। चलिए, सेम कहानी। अब के क्या ले लिया? ये PSCN और ये लुईस एसिड, और साथ में क्या करा? हाइड्रोलाइसिस। कौन सी रिएक्शन है? गेटरमैन। तो क्या होगा इसमें? ये इस C के थ्रू यहाँ जाके जुड़ेगा ये, और क्या होगा? C पे यहाँ जाके जुड़ा होगा तो C के थ्रू बेंजीन पे, और इस पे क्या लगी थी? फिनाइल रिंग। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो N हट के क्या लग गया होगा? O। होगी बात? तो क्या हो गया? ये इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, तो बेंजोफिनोन हो गया ये। देखिए, ये कह रहा है बेंजीन से हमें ये बनाना है, एक पोजीशन पे ब्रोमो, और ब्रोमो की मेटा पोजीशन पे क्या लगाना है? ये इथाइल। तो कह रहा है बेंजीन से ये कैसे बनाओगे? अब सुनिए, दो रास्ते हैं भैया। बेंजीन पे दो तो ग्रुप जोड़ रहे हैं एडिशनल, एक Br जोड़ रहे हैं और एक इथाइल जोड़ रहे हैं। अब पहले Br जोड़ूं कि इथाइल जोड़ूं पता नहीं, तो दोनों को अलग अलग से जोड़ के देख लेते हैं। एक बार Br जोड़ के देख लेंगे, एक बार इथाइल जोड़ के देख लेंगे। मैंने Br, बेंजीन पे Br जोड़ना है तो क्या करा दो? ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन। Br2 डाल दो लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या जनरेट करेगा? Br प्लस, वो इस पे जाके जुड़ जाएगा। Br प्लस इस पे जुड़ेगा, H प्लस निकल के वो वापस HBr बन जाएगा, तो ये Br बन गई। अब इस Br पे हमें क्या करना है? इथाइल लगानी। तो इथाइल कैसे लगाएंगे? फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दो। बेंजीन पर R कौन जोड़ता है? फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कोई भी एल्का हैलाइड डालो, किसकी प्रेजेंस में? लुईस एसिड की प्रेजेंस में। अब कौन सी एल्का हैलाइड डालो? जितने कार्बन का हमें यहाँ क्या चाहिए? एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो कितने कार्बन का चाहिए? 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के एल्का हैलाइड ले लो, इथाइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड ले लो, इथाइल ब्रोमाइड ले लो। अब ये क्या होगा? ये यहाँ से Cl, ये लुईस एसिड Cl माइनस को निकाल के कार्बन कैटायन बनेगा, और वो कार्बन कैटायन बेंजीन पे जुड़ेगा। मगर ये Br कौन सी है भैया? हेलोजन दिखाती है +M और -I। हेलोजन का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? माइनस, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है मेसोमेरिक से, तो ये इसका इंडक्टिव कैसा? माइनस, तो ओवरऑल माइनस है। माइनस है तो ये रिंग कैसी होगी? डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट मतलब अगला स्टेप रिएक्शन का मुश्किल से होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी। चलिए, मगर होगी कौन सी? तो ऑर्थो पोजीशन पे होगी कि मेटा पे? तो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। ओवर देखिए, रिएक्टिविटी तो पता चलती है ओवरऑल इफेक्ट से, रिजल्टेंट इफेक्ट से, मगर पोजीशन सिर्फ कौन डिसाइड करता है? मेसोमेरिक। और हेलोजन का मेसोमेरिक कौन होता है? +M। क्यों? क्योंकि इस पर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर डोनेट करेगा तो +M, और +M के लिए ऑर्थो पैरा। तो ये ऑर्थो पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा या पैरा पे, तो ऑर्थो पे जोड़ेगा या पैरा पे, मगर वो किस पे जुड़वा रहा है? मेटा पे। तो या तो ये ऑर्थो पे जोड़ देगा या पैरा पे, और हमें चाहिए मेटा पे, तो इसका मतलब ये तो इसके थ्रू तो नहीं बनेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गई। यहाँ देख लो, अब के पहले ये जोड़ कर देख लो। तो अब के पहले मैं इस पे क्या करा दूं? पहले इथाइल पार्ट लगाऊंगा, Br बाद में। तो मैंने क्या करा इस पे? पहले इस पे क्या करा दे? फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इथाइल क्लोराइड ले लिया लुईस एसिड के प्रेजेंस में। इथाइल क्यों? क्योंकि इथाइल ही मुझे यहाँ लगाना है। तो ये लुईस एसिड Cl माइनस निकाल के प्लस बनाएगा, और ये प्लस इस बेंजीन पे जुड़ जाएगा, इथाइल लग गई जी। अब इथाइल के जस्ट मेटा पोजीशन पे, इथाइल की मेटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए? Br। अब ये इथाइल क्या है? ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, और इस पे कोई लोन पेयर है नहीं, तो ये +M -M तो दिखाएगा नहीं, मगर +H अल्फा हाइड्रोजन है इस पे, क्योंकि ये होगा ग्रुप और ये हो गया अल्फा कार्बन, तो इस पे ये +H है, और +H है तो क्या दिखाएगा? ऑर्थो पैरा। तो ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, और एक्टिवेटिंग ग्रुप कहाँ भेजते हैं? प्लस वाले इफेक्ट कहाँ भेजते हैं? ऑर्थो पैरा पे। तो ये भी आने वाली Br को या तो ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा, तो या तो ऑर्थो पे लग जाएगी या पैरा पे, तो फिर भी काम नहीं बना, क्योंकि एक ऑर्थो पे, एक जहां भी ग्रुप है उससे अगले मेटा पे चाहिए। तो इसको लगा रहा हूं तो वो भी मेटा पे भेज रहा है, इसको लगा रहा हूं तो वो भी किस पे भेज, अगर Br को लगा रहा हूं तो वो भी ऑर्थो पैरा पे भेज रहा है इथाइल को, अगर पहले इथाइल को लगा रहा हूं तो वो इथाइल भी क्या कर रहा है? Br को ऑर्थो पैरा पे भेज रहा है, क्योंकि Br भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इथाइल भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब ये ग्रुप भी ऑर्थो पैरा और ये भी ग्रुप भी ऑर्थो पैरा, तो मेटा पे कैसे आए? तो इसका मतलब बीच भैया जब तक कोई ना कोई -M ग्रुप लाना पड़ेगा, कोई भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले इस पे लगाना पड़ेगा, तीसरा ग्रुप और लगाना पड़ेगा, उससे इसे एक को मेटा पे लगा के जब उसे बाद में फिर हटाना पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं? तो इसके लिए तरीका क्या करना पड़ेगा? तो इसमें कह रहा है इंटर प्रोडक्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक एंटर करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले इसमें एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस होगा, मतलब जैसे एल्डिहाइड लगा दो, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मगर फिलहाल अभी हमने जो रिएक्शन देखी गेटरमैन रिएक्शन में ये एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं और सी डबल बॉन्ड ओ क्या दिखाता है -M, तो इसे क्या कर देगा, डीएक्टिवेट और मेटा डायरेक्टिंग कर देगा। अब इस पे Br लगा लो, एथाइल लगा लो, तो मेटा पे लग जाएगी। तो देखिए हमने क्या करा, CH3COCl डाल दिया, ठीक है। लुईस एसिड की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन है ये, एसिड, ये है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में भी क्या बनते हैं, कीटो बेंजीन बन जाती हैं। और ये कीटो ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब डीएक्टिवेटिंग। तो या तो आप क्या करो, इस पे फिडेलक्राफ्ट पहले क्या करा दो, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, वो क्या करेगी, कीटो बेंजीन बना देगी। या कौन सी रिएक्शन करा दो, जो भी हमने देखी, गेटरमैन सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस करा दो। तो ये क्या करेंगे, CH3CN डाल देंगे लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो ये C इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो C इस पे जुड़ेगा, और ये N का हाइड्रोलिसिस होकर क्या लग जाएगा, O, और ये CH3 तो इस पे था ही। अब ये क्या है, -M ग्रुप है, तो इस पे आने वाली जो हेलोजन है, ये आने वाले ग्रुप को आप कहाँ भेजेगा, पहली बात तो रिएक्शन को स्लो कर देगा, और आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजेगा, मेटा पे, क्योंकि ये -M ग्रुप है। अब इस पे अगर मैं Br2 डाल दूं लुईस एसिड की प्रेजेंस में, मतलब हेलोजिनेशन करा दूं, तो हेलोजिनेशन क्या है, देखिए Br प्लस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगने के बाद भी रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन नहीं होती डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बाद, बताइए कौन सी रिएक्शन नहीं होती, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। अगर उस पर जरा सा भी कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाए बेंजीन पे, तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि उसमें आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बोकैटायन होता है, और वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता जितना X- या फिर नाइट्रेशन होती है। तो अगर डीएक्टिवेटिंग के केस में हेलोजिनेशन भी हो जाती है, नाइट्रेशन भी होती है, मगर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। चलिए, तो इसमें ब्रोमिनेशन करा दूंगा, तो ब्रोमिनेशन डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी हो जाएगी, क्योंकि Br प्लस क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इसके ऑर्थो मेटा पे लग जाएगा, क्योंकि -M ग्रुप कहाँ भेज देगा, इसे मेटा पे, ये मेटा पे लग गया। अब इसका क्या करना हमें, इथाइल। आप समझ रहे हैं मैंने ये कीटोन ही क्यों लिया 2 कार्बन का, मैं एल्डिहाइड भी तो ले सकता था भाई, इसमें क्या ले लेता मैं, एससीएन लेता तो C डबल बॉन्ड हो H बन जाता है एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड भी क्या दिखाता -M। मगर मैंने 2 ही कार्बन का क्यों लिया, क्योंकि मुझे इथाइल लाना है, और मैं इसे आराम से रिड्यूस करके इथाइल बना दूंगा बाद में, फिर समझ गए बात में नहीं। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको ही Br लगा ले, काम फिट हो गया, ये बच्चे को एक तरफ आराम से शांति से बैठा दिया, जिसको हमें लाना था उसको हमने अलग कमरे में बैठा दिया, बिल्कुल चुप। तो अब क्या होगा, अब बस यहां से बात कर लो। अब क्या होगा, क्या डाल दीजिए इसमें, CO ग्रुप को रिड्यूस कराने के लिए आपके पास बहुत सारी रिएक्शन है। वैसे अभी लेटेस्ट आपने पढ़ी है कौन सी, एक तो क्लेमेंशन रिडक्शन, एक वुल्फ-क्रेशनर। या तो आप ZnHg का मिक्सर डालिए कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में, या हाइड्रोजन डाल दो बेस की प्रेजेंस में, वो इस CO ग्रुप को रिड्यूस करके क्या बना देगी, एल्केन, मतलब O हटा के H लगा देगी। हो गया देखो प्रोडक्ट। लास्ट, बेंजीन पे किस रीजेंट की रिएक्शन कराऊं कि क्या बन जाए, Br, और Br के ऑर्थो पे क्या लग जाए, ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाए, इथाइल। तो ये तो ऑर्थो पैरा तो बड़े आराम से लगा देगा, इसको पहले लगाओ, इसको पहले लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि क्या दिखाता है ये +M, और +M दिखाएगा तो ऑर्थो पैरा, तो आने वाले इथाइल को कहां भेज देगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। या पहले इथाइल को लगा लो, इथाइल क्या दिखाएगा, +H, और +H है तो प्लस वाले भी क्या होंगे, ऑर्थो पैरा, तो आने वाली Br को कहां भेज देगा, ऑर्थो या पैरा पे। तो इसमें या इसको लगा लो पहले, चाहे इसको लगा लो, मगर बेस्ट कौन रहेगा, अगर बेस्ट की बात करें तो अगर Br लगाऊंगा तो Br ऑर्थो पैरा तो है, क्योंकि Br क्या दिखाता है, +M और -I। ओवरऑल इफेक्ट देखूं तो अगर डायरेक्शन जो नेचर है वो तो मीजोमेरिक से कंपेयर हो गया, मीजोमेरिक कैसा, किसका, प्लस, तो प्लस है तो ये ऑर्थो पैरा पे भेजेगा, मगर ओवरऑल इफेक्ट इसका कैसा है, माइनस, क्योंकि हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है मीजोमेरिक से, तो ओवरऑल इसका -I है। ओवरऑल -I है तो ये क्या होगा, रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब पहले Br लगा दिया तो आने वाला जो इथाइल है वो आ तो जाएगा ऑर्थो पैरा पे, मगर बहुत धीमे धीमे आएगा, क्योंकि इसने Br ने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया होगा। मगर पहले इथाइल लगा लूं तो इथाइल क्या करेगा, एक तो इस इथाइल में क्या होगा, +H होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होगा ही, और साथ में प्लस इफेक्ट है इसका, ओवरऑल इफेक्ट इसका प्लस है, और प्लस इफेक्ट क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है, और प्लस इफेक्ट रिंग को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, अब दूसरे स्टेप पे जब Br आएगी तो भगी भगी चली आएगी, क्योंकि इसने रिंग को क्या कर दिया होगा, पहले से एक्टिवेट कर दिया होगा। आगे बात समझ में नहीं, अगर Br पहले जोड़ी तो इथाइल आ तो जाएगा ऑर्थो पैरा पे, मगर इसने Br ने रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया होगा, और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी ऑर्थो पैरा,
इसको लगाओ पहले तो वो उसको ऑर्थोपैरा आएगा, इसको लगाओ तो वो उसको ऑर्थोपैरा आएगा। मगर दोनों ऑर्थोपैरा होने के बावजूद ये थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रीएक्टिवेटिंग, तो इसलिए पहले एक्टिवेटिंग को लगाओ जिससे दूसरा स्टेप क्या हो जाए, फास्ट। अगर पहले डीएक्टिवेटिंग को लगा दिया तो दूसरा स्टेप स्लो हो जाएगा। तो विच इज द मोस्ट सुटेबल मेथड। तो देखिए अगर पहले बी आर को लगाएंगे तो बी आर क्या है, बी डीएक्टिवेटिंग है और हैंस फर्दर रिएक्शन इज सो नो फास्ट। तो जो दूसरे स्टेप की रिएक्शन होगी वो उतनी फास्ट नहीं होगी। मगर CH3CH2 इथाइल जो है वो एक्टिवेटिंग रिंग है और वो क्या, इसलिए हैंस फर्दर रिएक्शन इज फास्ट। तो जो सेकंड स्टेप की रिएक्शन होगी जब बी आर आएगा तो वो फास्ट होगी। तो दोनों ही रिंग क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, मगर ये डीएक्टिवेट है और ये एक्टिवेट है। तो पहले एक्टिवेट को लगाओ जिससे दूसरी रिएक्शन भी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। अगर बी आर को पहले लगाएंगे तो हो तो जाएगी ऑर्थोपैरा। तो अगर इन दोनों में से एक चुननी हो तो आंसर क्या चुनेंगे, ये वाला, पहले इथाइल बाद में ब्रोमो। तो सेकंड वाला मोस्ट आंसर हो जाएगा। अगर मोर देन वन हो, मल्टीपल चॉइस हो, तो पहले में भी ये प्रोडक्ट बन सकता है और दूसरे में भी ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो फिर उसमें दोनों आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर। देखिए जिसको लगता है कि सिलेक्शन मुश्किल पड़ रहा है, सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करे और आ जाए मेरे पास। बहुत अच्छा है अगर आ जाए मेरे पास, नहीं तो कांटेक्ट तो ज़रूर करे। मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से करना है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये थोड़ा सा मुझे पता चलना ज़रूरी है। ठीक है। ऐसा क्यों इतनी कॉन्फिडेंटली मैं इसको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में जिसको भी पढ़ाया वो दूसरे साल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सेलेक्ट हो गया। आपको कुछ आता है कि नहीं आता, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपके 10th क्लास में 12th क्लास में कितने % नंबर आए हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपको कुछ आता है नहीं आता, इससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब बस इतना है कि आप रियल में सिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं। अगर सिलेक्शन रियल में चाहते हैं तो इतनी बात बहुत है बस। ठीक है, सिलेक्शन होने के लिए इतनी बात सफिशिएंट है। नंबर मेरा आप नोट कर सकते हैं, 8218612398। थैंक्स।